And now let's cut live across to Ministry of External Affairs weekly media briefing. Round of India-Japan 2+2 Foreign and Defence Ministers meeting is scheduled to be held in New Delhi on 20th August 2024. The first and second rounds were held in 2019 in New Delhi and in 2022 in Tokyo, respectively. From the Indian side, this round will be attended by Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh and Honorable External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. From the Japanese side, Honorable Foreign Minister Ms. Yoko Kamikawa and Honorable Defense Minister of Japan Mr. Minoru Kihara will attend. So this was the announcement for me to make. Now let's start with questions. So I open the floor. सर मैं मनीष हूँ TV9 से। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में सर मैं मनीष हूँ TV9 भारतवर्ष से। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में हत्या के मुकदमे दर्ज हुए हैं और कई और मुकदमे होने वाले हैं, ऐसा वो लोग कह भी रहे हैं। जब हम लोग भी ढाका में मौजूद थे तो प्रोटेस्ट करने वाले तमाम संगठनों ने कहा कि शेख हसीना को भारत वापस करे, हम उनके किए कि उसको सज़ा दिलाएंगे। ऐसी स्थिति में वो लोग अपनी सरकार पर भी दबाव डाल रहे हैं। तो क्या बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत सरकार से अप्रोच किया है शेख हसीना की वापसी के लिए, या फिर अगर आने वाले समय में करती है तो भारत का नॉर्मल ऐसे मामले में क्या रुख रहेगा? और इसी को सर जोड़ते हुए एक्स्ट्रा सवाल नहीं कर रहा हूँ, जमात इस्लामी के डिप्टी चीफ ने मुझे खुद कहा कि हम भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं, भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो क्या जमात, लेकिन अगर शेख हसीना भारत में रहकर बांग्लादेश के खिलाफ कोई एक्टिविटी करती है और भारत की उससे मदद मिलती है तो वो ठीक नहीं होगा। तो इन दोनों पर आपका कमेंट चाहिए। प्रणय सर मनीष के ही सवाल का विस्तार है। प्रणय उपाध्याय हूँ अमर उजाला से। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर, अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर कई जगह बहुत प्रदर्शन हुए हैं। आज भारत में भी प्रदर्शन हुए हैं कई जगह पर। इस समय वहाँ वर्तमान में स्थिति क्या है और बांग्लादेश की जो इस समय मौजूदा प्रशासन है उससे क्या हमारा कोई संवाद और कोई आश्वासन मिला है उनसे इस बारे में? Ayushi. So this is Ayush Agarwal from ANI. My question is related to the third Voice of Global South summit that is scheduled. Do we know how many countries have confirmed their participation, and also have we received any confirmation from the Bangladesh side? Suhasini. This is Suhasini Haider from The Hindu. It's nearly 2 weeks now since Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina landed in Delhi. I was wondering if you could tell us exactly what her status is in terms of, is she here on a regular visa? Has she asked for asylum? Is she under some kind of house arrest or detention? Because we seem to be getting conflicting signals. Her daughter tweeted that she's unable to meet her. At the same time, Sheikh Hasina has issued a statement via her son in the US. Instead of allowing space for all of this confusion over her exact status, I'd be grateful if the MEA could tell us exactly under what conditions she is here. Siddhant. Hi, sir. Siddhant from WION. So last week, the Pakistani Foreign Ministry issued a statement. This statement basically expresses Islamabad's concern over the over the theft of nuclear weapons, nuclear devices in India, nuclear radioactive devices in India. If you can comment on that. Okay, let's begin with Manish. कैसा रहा मनीष आपका यात्रा? ठीक था? अच्छा था सर, सुरक्षित आ गया। बहुत बढ़िया। तो देखिए, जहाँ तक आपने जो बात किया एक्सट्रेडिशन का, तो ये तो बड़ा एक हाइपोथेटिकल सा सवाल है ना? तो इस पे हम लोग की हमारा ये कहना हुआ कि इट इज़ नॉट अ प्रैक्टिस टू आंसर हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट इन टाइम रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दैट यू रेफर्ड टू बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार बन गई है, ठीक है, और हम उनके साथ
काम करने के लिए, दोनों देशों के लोगों के साथ के हित में, उनकी आकांक्षाओं के लिए काम करने के लिए उनसे बातचीत कर रहे हैं, ताकि दोनों देशों के लोग की शांति, सुरक्षा और विकास यात्रा में जोड़ आए, बल आए। तो ये मेरा जवाब रहेगा आपके सवालों का। प्रणय, जहाँ तक माइनॉरिटीज़ के अल्पसंख्यकों का क्या स्थिति है वहाँ उसका सवाल है, जो स्थिति है उसको हम लोग लगातार वहाँ मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे हाई कमिश्नर वहाँ के जो एडवाइज़र हैं फॉरेन अफेयर्स से, उनसे उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात के दौरान उन्होंने जितने हमारे मुद्दे हैं, द्विपक्षीय मुद्दे में बातचीत हुई। उस दौरान जो वहाँ पर हिंदूज़ हैं और जो हमारे माइनॉरिटी वर्ग के लोग हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी बातचीत हुई। और हमारा ये मानना है कि हम आशा भी है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर नॉर्मलसी आए, ताकि वहाँ पर जो हमारे अल्पसंख्यक के लोग हैं, हिंदू वर्ग के लोग हैं, वो लोग सुरक्षित हों और उनकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन का ध्यान दिया जाए। और हम ये भी कहना चाहते हैं, जो मैंने पिछले सप्ताह कहा था, कि ये हर सरकार की अपनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा वो करें। Ayushi, regarding a question on the Voice of Global South, this is the 3rd edition. This will be held tomorrow in virtual format, as we have done on 2 occasions in the past. As to the number of countries, we will come to know. All Global South countries have been invited. We have a large number of countries participating. As to the exact number of countries who will be speaking, we will give you an update tomorrow when we have a press engagement in the evening. That is where I would leave your question to answer. Suhasini, regarding the status of former Prime Minister, we had explained last week as well. The approval for former Prime Minister Sheikh Hasina to come to India was granted at short notice. The situation is still evolving. At this stage, we have nothing new to share about her plans. Siddhant, on the question regarding the spokesperson of the Pak Foreign Ministry, yes, we've seen those reports, and we've also seen some comments that were made. Relevant Indian authorities have subsequently investigated the matter, and they have found no radioactive substance as was claimed in the statement. In fact, the Department of Atomic Energy has issued a statement which I will urge you to have a look at. Those making such baseless comments are advised to desist from their propaganda, for which obviously there are no takers. We also want to emphasize that, once again, that India has a robust legal and regulatory framework for safety and security of radioactive materials. Our non-proliferation track record speaks for itself. As of those making such and these baseless allegations, the less said, the better. Can we go for more questions? Yes. Rishikesh? Sir, Rishikesh from PTI. So, as you have said that we are monitoring the situation in Bangladesh. So, do we have any data regarding how many Bangladeshi Hindus or minorities have approached us for shelter or anything else, especially regarding protection? And U.S. State Department has said that they are in touch with Indian authorities to end violence in Bangladesh. So, what kind of assistance or what kind of cooperation the 2 countries are looking to end this cycle of violence in Bangladesh? Okay. Uma? उमाशंकर सिंह एनडीटीवी इंडिया से। बांग्लादेश से मेडिकल वीज़ा लेने वालों की तादाद में क्या इजाफा हुआ है? अगर ऐसा है तो अगर नंबर दे पाएँ कि पहले कितने मेडिकल वीज़ाज दिए जाते थे, अभी कितने दिए जा रहे हैं, और बांग्लादेश में वीज़ा इशुएंस को लेके क्या नॉर्मलसी आ गई है या आने में कुछ वक्त लगेगा?
Rishabh? So good evening, Rishabh from Times Now. So Prime Minister held a telephonic conversation with Mohammad Yunus, the interim government chief advisor. If I can have more clarity on that. He has just tweeted, you retweeted also. Please. Avinash from the Asahi Shimbun. So this is about India-Japan 2+2. So two questions: how does India look upon this significance of this dialogue, and what are the likely issues to come up in this round? Hello, Rin Polina from TASS News Agency. Sir, could you please confirm us some media reports that Prime Minister Narendra Modi is planning to visit Ukraine? Any dates or details of this upcoming visit? And one more question on Global South Summit. Will it be open? I mean, will it be broadcasted? And will there be head of states, ministers, or what? Thank you. Okay. Rishikesh, first your question regarding protection of minorities. As you are aware, yesterday the Prime Minister, when he spoke from the Red Fort, he conveyed concerns on behalf of 140 crore Indians that the status of minorities, status of Hindus and other minorities in Bangladesh, the government there should do more for the protection, for the safety and security. In fact, you would have in the suo motu statement that External Affairs Minister made in the Parliament also, there again he had mentioned his deep concerns about the safety and security of Hindus and other minorities. And he also had mentioned that we are monitoring the situation and we're deeply concerned about the safety and security of minorities. Until such time we don't have a law and order which is visibly restored, this concern will continue to remain. So, we have also taken up this issue with the interim government there, and we hope that law and order will be restored and the minorities, Hindus and other minorities will be protected. उमा शंकर, आपका सवाल वीज़ा को लेके है. हाँ, देखिए, लिमिटेड वीज़ा फैसिलिटी तो भारतीय वीज़ा फैसिलिटी अभी तो दिया जा रहा है. पूरी तरह से वीज़ा फैसिलिटी तभी शुरू होगा जब वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से वहाँ पर स्थापित हो जाए, नॉर्मल लाइफ फिर से शुरू हो जाए. लेकिन उसके अलावे जो हमारे उच्चायोग हाई कमीशन है और जो असिस्टेंट हाई कमीशंस हैं, वो लोग जो कॉन्सुलर सर्विसेज होता है इंडियन नेशनल्स के लिए और किसी प्रकार की जो मदद मिलता है, मदद कर सकते हैं, उसके लिए वो सर्विस दिया जा रहा है फ़ोन के माध्यम से. और उसके अलावा किसी और तरीके का किसी को समस्या हो, कॉन्सुलर सर्विसेज, जब आपके नागरिक बाहर रहते हैं तो बहुत सारी उनको डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारे सर्टिफिकेट, कागज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी सर्विस उनको मुहैया कराया जा रहा है. लेकिन जहाँ तक पूरे, चूँकि काफ़ी लोग बांग्लादेश से हमारे यहाँ आते हैं, फुल फ्लेजेड जो वीज़ा सर्विस है वो तभी शुरू हो सकता है जब वहाँ पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठीक हो जाए, लेकिन लिमिटेड तरीके से चल रहा है. Rishabh, you asked about a question on which there is confirmation as as I came into this room. So details of the conversation you would have gathered from the media outlets. More on it we'll convey to you after this session. Avinash, yes, 2+2 dialogue with Japan is very important for us. This is the third one that is happening. India-Japan, the relationship is of a very high level. Yeah. So getting the foreign ministers of the two countries and also the defense ministers of the two countries on the same platform will give a major boost to all aspects of our relationship, including political, defense, security, and economic ties, strong economic ties and other ties that we share with Japan.
As to the likely issues to be discussed tomorrow, on 20th, post the engagement, we have a press conference. So please do attend so that you can be informed of all the issues that have been discussed. All right, so that was the regular media briefing by Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal, who updated the media on 2+2 India-Japan dialogue, which will take place on the 28th of August. And both the defense ministers of both the countries will also participate in this. Along with that, he also updated on the the Global South seminar, which is going to take place for the third time in a virtual format. All the Global South countries have been invited for that particular virtual meeting that will be taking place. Post that, there will be a media briefing as well, which will take place in the evening after the summit gets over.